इन्वेस्टमेंट थीम के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत। मैं हूं विवेक बजाज। दोस्तों इन्वेस्टमेंट थीम वीडियोस मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, मैं आपसे करना चाहता हूं बिफोर आई गो इनटू द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट थीम। इन्वेस्टमेंट थीम्स क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट थीम कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी एक सेक्टर बेनिफिट हो सकता है, वही इन्वेस्टमेंट थीम है। कोई भी एक मल्टीपल सेक्टर्स बेनिफिट हो सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट थीम है। जैसे डिफेंस एक इन्वेस्टमेंट थीम है, उसमें मल्टीपल सेक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे टेलीकम्युनिकेशन ये एक इन्वेस्टमेंट थीम है जिसमें मल्टीपल सेक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो हमेशा क्या होता है, कोई भी एक थीम के अराउंड एक वैल्यू चेन होती है, और अगर उस वैल्यू चेन को हम समझ लें और उस वैल्यू चेन को कॉम्प्रिहेंड करके कौन इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा, अगर हम ये नोट कर लें, तो जब भी उन स्टॉक्स के अंदर में मोमेंटम आएगा या जब भी वो स्टॉक्स में फॉल आएगा, आप उस पोजीशन पे रहेंगे कि आप उन स्टॉक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट थीम वीडियोस मैं कॉन्स्टेंटली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं अपने लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप ऐसा मान लीजिए, बिकॉज जितना मैं रिकॉर्ड करता हूँ उतनी मेरी लर्निंग और बेटर होती है और उतना मैं आपके साथ और बेटर जुड़ भी पाता हूँ। तो आज की जो इन्वेस्टमेंट थीम वीडियो है वो है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के ऊपर में, बिकॉज यहाँ से ये जो पूरा सेक्टर है ये अब अपेरेंटली दिख रहा है कि ये री रेट हो जाएगा और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो इस सेक्टर से हमको और मिलनी चाहिए, ये अपेरेंटली अभी लग रहा है। ऑल्दो ये सेक्टर काफ़ी बढ़ चुका है, बट कोई बात नहीं है, बढ़ गया तो ज़रूरी नहीं कि और नहीं बढ़ेगा, बट अपने को ये पता रहना चाहिए कि कब लेना है और कैसे लेना है, जो हम डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। ये वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा बिकॉज टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। एक तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स होती है, उसके बाद में सर्विस प्रोवाइडर के नाम पे हार्डवेयर प्रोवाइडर और वो सब भी होते हैं जो कि पूरे इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लंबा वीडियो चलेगा, अलाउ कीजिएगा लंबा वीडियो तक जाने का। धीरे धीरे जाऊँगा, 30 मिनट 45 मिनट भी लग सकते हैं, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, बट आप लास्ट तक जुड़िएगा बिकॉज ये पूरे सेक्टर का अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए जितना हमने मेहनत किया है वो पूरा मेहनत आप तक पहुंचाने के लिए मैं चाहूँगा कि आप लास्ट तक रुके। अगर आप इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर आए तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ज़्यादा इंटरटेन नहीं करता हूँ, बट हाँ मैं नॉलेज देने में बिलीव करता हूँ और आपसे भी नॉलेज लेने में बिलीव करता हूँ। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस साल का FY24 का मेरा टारगेट है, मैं वो 1 मिलियन मार्क को टच करूँ मेरे चैनल में। अगर आप जुड़ेंगे तो यूट्यूब को भी अच्छा लगेगा। चलिए लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। पीपीटी सामने है, ये पीपीटी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इंग्लिश में पीपीटी है, सो एनीवन हु वांट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन इंग्लिश कैन डाउनलोड द पीपीटी। और वीडियो में नीचे ट्रांसक्रिप्ट है, तो उससे तो आपको लर्निंग हो जाएगी। और हिंदी में मैं रिकॉर्ड करता हूँ बिकॉज मुझे अंदर से लगता है कि हिंदी मेरी बड़ी अच्छी है। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। मोटा मोटी सबसे पहले अपने बात करते हैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की, जो कि हमारे निजी जीवन से भी कनेक्टेड है। मोटा मोटी अगर आप 2014 की बात करें तो 14-15 प्लेयर्स हुआ करते थे और इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर में कंसोलिडेशन हुआ, इंडस्ट्री लिटरली बैंकरप्ट स्टेज से गुजरी और अभी मोटा मोटी मैंने मोटा मोटी 3 बार बोल दिया, क्या बात है ये हाँ, हम अभी देख रहे हैं तो इंडस्ट्री के अंदर में 4 ही प्लेयर बच गए। एयरटेल जिसका सबसे इक्विवेलेंट मार्केट शेयर है, जियो जो सबसे बड़ा है, वोडाफोन आइडिया जो 17% मार्केट शेयर है, अब BSNL भी है मार्केट में जिसका 5% मार्केट शेयर है। जो बड़े लोग हैं क्यूमुलेटिवली बड़े लोगों को मिला के देखा जाए तो 95% मार्केट शेयर है। ये चार्ट पे ध्यान दीजिएगा, ये चार्ट हमें ये बताता है कि आरपो जो कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र पर मंथ रुपी टर्म्स में पहले क्या हुआ करता था और वो कैसे क्रैश हुआ और अभी क्या है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है। अगर ये चार्ट समझ गए तो हम सब कुछ समझ गए। 2000 की बात करें तो आरपो हुआ करता 1319, मतलब हम 1319 रुपया खर्चा करते थे पर मंथ टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन के लिए, और उस समय तो खाली फ़ोन में बात होती थी, डेटा उतना हुआ करता नहीं था फ़ोन पे, राइट। धीरे धीरे ये क्रैश हुआ बिकॉज प्लेयर्स बहुत बढ़ गए। जैसा कि मैंने पहले बताया था 2014 तक देखे तो तकरीबन 14 प्लेयर थे, तो उसके कारण ज़्यादा प्लेयर होते हैं तो कंपटीशन होता है, तो प्राइस वॉर होती है, जिसके कारण आरपो क्रैश करके 97 हो गया, जो कि उसी राउंड में थोड़ा बहुत रहा। फिर 2017 से और क्रैश हुआ। उस समय जियो ने बहुत एग्रेसिवली प्लान्स लॉन्च किए थे, तो 83, 76, 71 बहुत ही लो साइड में आरपू रहा और फिर आरपू धीरे धीरे रिकवर किया और आज के रेट में ये जो आरपू है वो 153 है। तो ओवरऑल ट्रेंड ऑफ आरपू अगर आप देखेंगे तो ये बढ़ता जा रहा है।
आरपू के साथ साथ ऑब्वियसली और भी बहुत कुछ हुआ। 3G के बाद में 4G आया, 4G के बाद में 5G आया। तो जैसे जैसे वैल्यू एडेड सर्विसेज टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर हमको देता गया, वैसे वैसे हमने उसमें आरपू ग्रोथ भी देखा है। और इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ दिस एंटायर सेक्टर ऑन द जीडीपी, ये भी पहले हाई था, फिर भी जैसे जैसे आरपू गिरा वैसे वैसे ये भी क्रैश कर गया, अब वापस से ये रिकवरी मोड पे है। तो मोटा मोटी ये जो सेक्टर है ये नीचे से रिकवर थोड़ा कर चुका है और लग रहा है यहाँ से रिकवरी होने की पॉसिबिलिटीज है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि ये सेक्टर क्या करता है ना, पूरी कंट्री को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। जैसे डिजिटल इंडिया, पूरा इंडिया में जो डिजिटल इंडिया चल रहा है, जो गवर्नमेंट का वन ऑफ द पेट प्रोजेक्ट्स है, इसका होना ही पॉसिबल था बिकॉज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पेनिट्रेशन। इनफैक्ट मैं सिलीगुड़ी गया था 1-2 दिन पहले, और वहाँ मैंने देखा कि इंटरनेट तो इतना प्रेवलेंट हो गया, एवरीवन इज़ यूजिंग इट लाइक अ कैट्स एंड डॉग। और उसका बेनिफिट है, क्योंकि जितना इंटरनेट से लोग कनेक्टेड रहेंगे उतना हर तरह से गवर्नमेंट भी और सर्विस प्रोवाइडर्स भी उन तक पहुँच पाएंगे। तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर जो है डिजिटल इंडिया को प्रमोट करता है। मेक फॉर इंडिया, आज हम जितना भी मैन्युफैक्चर करें इंडिया में मैन्युफैक्चर करके, अगर हम इंडिया में रिमोट लेवल तक नहीं पहुंचे, भारत तक नहीं पहुंचे और अपने माल को हम बेच नहीं पाए, तो इंडिया में बनाने का क्या फ़ायदा है। तो मेक इन इंडिया को प्रमोट किया टेलीकम्युनिकेशन ने। अभी 5G आ चुका है, 6G आएगा, तो 6G के अंदर में जो स्टैंडर्ड सेट होने वाले, जो वर्किंग होने वाले, जैसे कैमरा ऑनलाइन, ये लाइट ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है। ऑलरेडी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ चुका है, बट 6G के अंदर में अलग ही लेवल पे कंट्री चला जाएगा, तो उसमें टेलीकॉम सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। और एक्सपोर्ट सर्विसेज, हार्डवेयर, ये सब के अंदर में तो ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया को यहाँ से ग्रो करना है, अगर हमको 10 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन, 30 ट्रिलियन जोन में जाना है, तो ये सेक्टर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पूरे ग्रोथ के अंदर में। ग्लोबल एवरेज ऑफ रेवेन्यू पर यूज़र देखें तो इंडिया बहुत ही लो है। यूएस के अंदर में $45 रेवेन्यू पर यूज़र है, बट इंडिया के अंदर में ये केवल $2 पर यूज़र है, तो बहुत ही लो लेवल पे है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि इंडिया भी यूएस लेवल पे हो जाएगा, क्योंकि इंडिया देखिए बड़ा कंट्री है, यहाँ पर आरपू कम होता है बट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हो सकता है कि आरपू में थोड़ा सा ग्रोथ हो, बट उसका इम्पैक्ट ओवरऑल रेवेन्यू के अंदर बहुत होगा। इनफैक्ट ये चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट हमने बहुत सारे चार्ट, बहुत सारे ब्रोकिंग फर्म्स और थर्ड पार्टी रिसर्च फर्म्स से लिए, बोरो किए, तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा हमने कहाँ कहाँ से रिपोर्ट से डेटा को लिया है। बहुत ही अच्छा काम लोग कर रहे हैं और हम उनसे इंस्पायर होके हम उनसे कई चीज़ें बोरो भी कर ले रहे हैं, जो हम क्रेडिट देते हैं सबको, है ना। ट्रैफिक टैरिफ हाई की बात करें तो इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो सालाना 5% CAGR में ग्रो किया है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 10 to 15 ईयर्स। और जो आरपू है ना, जो टेलीकॉम का आरपू है, वो खाली 0.6% ग्रो किया है। मतलब हमारी इनकम ग्रो कर रही है 5-5.5% से, और हम टेलीकॉम वालों को फीस ही खाली 0.6% से ग्रोथ करवा रहे हैं। तो आरपू तो देखिए इंडिया में बढ़ेगा और उसका बेनिफिट सबको मिलेगा। क्यों? स्पेसिफिकली भारती एयरटेल और जियो को मिलेगा, बिकॉज इन लोगों ने ना केपेक्स कर रखा है, इन लोगों ने भर भर के केपेक्स कर रखा है, जिसके कारण क्या होगा, अब जो भी आरपू के कारण उनके पास रेवेन्यू ग्रोथ आएगा, वो सीधा फ्री कैश फ्लो, मतलब रोकड़ा, सीधा रोकड़ा जो है उनके घर में जमा होगा। तो टैरिफ हाइक लेड आरपू ग्रोथ का बेनिफिशियरी मेजरली ये सारी कंपनीज होंगी, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो ये पूरे आरपू ग्रोथ के कारण आएगा वो है एयरटेल और जियो, क्योंकि ये लोग रेडी हैं अपने केपेक्स के साथ में। अब डेटा की बात करते हैं तो इंडिया जो है वन ऑफ द टॉप कंज्यूमर ऑफ डेटा हो चुका है। ऑलमोस्ट 20 GB डेटा हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं पर मंथ, और हर तरह का काम कर रहे हैं। मोस्टली हमारा डेटा क्योंकि इतना सस्ता है तो मोबाइल फ़ोन पे डेटा से हम काम कर लेते हैं, क्योंकि इतना महंगा नहीं है, तो वी गेट लॉट ऑफ डेटा। अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स आ गए, हर तरह के स्मार्टफोन्स है ना, तो 9-10 हज़ार रुपये में भी स्मार्टफोन मिल जाता है। और जियो ने तो देखिए अपना स्मार्टफोन भी लॉन्च किया था, आई डोंट नो कितना पिकअप किया, बट अफोर्डेबल हो गया काफ़ी स्मार्टफोन। और लो फाइबराइजेशन, फाइबर्स जो कि फास्टर कनेक्टिविटी इंटरनेट का देता है, जो कि घर घर पहुंच रहा है, वो अभी लो डेंसिटी है। तो ये भी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे डेटा का कंजम्पशन बहुत बढ़ेगा इंडिया में। इनफैक्ट इंडिया अभी सेकंड में आ गया है। यूएस जो नॉर्थ अमेरिका जो है वो ऑलमोस्ट 29 GB डेटा कंज्यूम करता है पर मंथ, एक टिपिकल सिटीजन वहाँ का। इंडिया जो है वो अभी भी 19 पे है।
5G ऑब्वियसली उसने रेवोल्यूशन क्रिएट किया था। 5G के जो यूज़र्स हैं सबसे ज़्यादा डेटा कंज्यूम करते हैं। उसके बाद में एयरटेल के यूज़र्स हैं, फिर जियो के 4G कनेक्शन भी चलते हैं, और सबसे कम डेटा जो कंज्यूम करवाता है वो है वोडाफोन, बिकॉज आई थिंक वोडाफोन आइडिया के पास 5G नहीं है अभी। दे स्टिल नीड टू वर्क ऑन दैट। या क्या ग्रोथ ड्राइवर होगा ये पूरे इंडस्ट्री में? आई थिंक वन ऑफ द थिंग इज कि ये जो बंडल्ड प्लान्स बन रहे हैं ना, कि अब जैसे एयरटेल ने एयरटेल ब्लैक लॉन्च किया, तो ये एक्चुअली बात एयरटेल के जो सीईओ है गोपाल विट्ठल, उन्होंने कहा कि टुडे अबाउट 6% ऑफ आवर यूजर्स आर ऑन पोस्ट पेड, खाली 6% पोस्ट पेड में। और वो कहते हैं कि थाईलैंड में अगर आप देखेंगे तो वो टीन्स में है, मतलब 10% के ऊपर है। और ब्राज़ील के अंदर में 40 से 50% यूज़र जो है पोस्ट पेड का फ़ायदा क्या होता है कि आप बंडलिंग कर सकते हैं, आप स्कीम दे सकते हैं, स्टिकनेस बहुत होती है, यूज़र जनरली चेंज नहीं करता है। अब मैं एयरटेल में कितने, मेरे को 20 साल हो गए एयरटेल में, अब मैं एयरटेल में हूँ तो एयरटेल में हूँ, मैं चेंज नहीं कर रहा अपना। तो पोस्ट पेड इज़ एक्चुअली मच बेटर। तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगा पोस्ट पेड का, वैसे वैसे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के आरपू में भी इंक्रीज़ होगा और बंडलिंग प्रोडक्ट्स में भी ऑफरिंग आएगी। ये तो हो गया B2C की बात। अब B2B की बात करिए, बिकॉज टेलीकम्युनिकेशन बिजनेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे इंटरनेट चाहिए, बिजनेस के लिए मुझे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी चाहिए, मुझे क्लाउड कनेक्शन चाहिए, मुझे मैनेज सर्विसेज चाहिए। तो ये सब भी बहुत बड़ा बिजनेस होता है टेलीकॉम कंपनी के लिए। और आजकल तो क्या OTT इतने ज़ोरों से चल रहा है कि जो ग्लोबल क्लाइंट्स है, जो OTT सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो लोग बल्क में मैसेजेस, बल्क में बैंडविड्थ को कंज्यूम कर लेते हैं। तो इस साल FY24 में 94,500 करोड़ का ओवरऑल इंडस्ट्री का बिजनेस है एंटरप्राइज के अंदर में, और जिसके अंदर में मैनेज सर्विस, डेटा सेंटर, CPaaS और कनेक्टिविटी। तो मेनली इसमें मैनेज सर्विसेज और डेटा सेंटर का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी हाई होगा। अब थोड़ा बात करते हैं, घर की बात करते हैं, तो होम एंटरटेनमेंट। हम तो आजकल सबको घर पे इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट अब तो ऐसा हो गया है कि घर पे दो दो इंटरनेट है, एक एक से हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज एक डाउन हो गया तो फिर हाहाकार मच जाता है, बच्चे घर में सब कोई बोलते हैं अरे इंटरनेट डाउन हो गया। तो इट हैज़ बिकम सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट। इट्स लाइक अ लोड शेडिंग। अगर लाइट चलेगी तो जेनसेट अवेलेबल होना चाहिए, वैसा इंटरनेट हो गया। तो दो दो इंटरनेट कनेक्टिविटी चल रही है। और मोटा मोटी आई थिंक टीवी तो बंद ही हो गया। अब टीवी में तो खाली OTT ही चलता है, और तो कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे हम लोग सब कोई। तो जो आरपू है वो भी बढ़ रहा है, और जो सर्विस प्रोवाइडर ने अपना फाइबर नेटवर्क को अच्छे से स्प्रेड किया है ताकि वो घर घर पहुंच सके, उनको डेफिनेटली इस चीज़ का बेनिफिट अब नजर आ रहा है। देखिए एयरटेल और रिलायंस, ये दोनों कंपनीज, ओके, ये दोनों कंपनीज, जियो रादर, ये दोनों कंपनीज के अपने अपने स्ट्रैटेजीज हैं। जैसे जियो कोशिश कर रहा है कि, क्योंकि उसने वायाकॉम 18, डिज्नी स्टार, इन सब को ले लिया, इन सब के साथ में कनेक्शन करके वो कंटेंट कंपनी खुद बनना चाह रहा है, और कंटेंट को हर फैमिली के अंदर में दे रहा है, भर भर के दे रहा है, ताकि आप उसका प्लेटफॉर्म को छोड़ के ना जाए। वेरएस एयरटेल बोलता है भाई कंटेंट मैं नहीं बनाऊंगा, थर्ड पार्टी अच्छे अच्छे कंटेंट है, मैं उनके साथ कोलैबोरेट करके मेरे जो यूजर्स है उनको मैं उनका एक्सेस दे दूंगा इन अ वेरी वेरी वैल्यू फॉर मनी प्लान, जो कि एयरटेल का ब्लैक है। प्लस एयरटेल बहुत बड़ा है एंटरप्राइज सोल्यूशन के अंदर में। जियो समाउ आई थिंक इज नॉट बीन एबल टू क्रैक, क्योंकि हमारे इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन में भी ना एयरटेल हमारे पास है, जियो हमारे पास उतना नहीं है जितना एयरटेल हमारे पास है। तो फाइबर रोल आउट, 5G एक्सपेंशन, छोटे छोटे शहरों में पहुंचना, लोकल ऑपरेटर के साथ कनेक्ट करना, और जैसे जैसे हम और डीप जाते जाएंगे वैसे वैसे पूरे भारत को हम कनेक्ट करते जाएंगे इंडिया से, और वो होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वैल्यू बढ़ेगा ओवरऑल सर्विसेज का, विच विल मीन रेवेन्यू फॉर ऑल दीज गाइस। बताइए, एक पॉइंट बताना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि ये जो बिजनेस में एंसिलरी सर्विसेज जो होता है ना, एक तो होता है मोबाइल बिजनेस, जो टेलीकॉम, फ़ोन में बात और डेटा वेटा, बट एंसिलरी सर्विसेज जो है, जो कि से फॉर एग्जांपल घर में मुझे कैमरा लगाना है, तो अब कैमरा घर पे एयरटेल भी देता है कि आप कैमरा लगा दो और वो कनेक्टिविटी है तो आप उससे देख पाओगे। तो रादर देन आप कैमरा खरीद रहे हैं और एयरटेल से कनेक्ट कर रहे हैं, एयरटेल भी बोल रहा है कि मैं भी तुमको ये काम कर दूँ। और मेरे को क्या लगता है, हमेशा से मेरे को ये लगता था कि इन लोग के पास इतना डेटा है हमारे बारे में। जैसे मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो एयरटेल को तो पता ही है, मैं कोई मॉल जा रहा हूँ तो एयरटेल को पता है। तो जैसे मैंने कोई दुकान से क्रॉस किया मार्क्स एंड स्पेंसर से, तो मार्क्स एंड स्पेंसर वाले का SMS आ जाएगा कि तेरे लिए अभी एक ऑफर है। तो ये सब तो एयरटेल कर सकता है या जियो कर सकता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं जिस दिन ये लोग अपना डेटाबेस को और मोनेटाइज करने उतर गया, उस दिन ये कितना बड़ा पैसा
ये लोग कमा सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो एक्चुअल में इस सेक्टर का ग्रोथ को ना प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर्स हु आर कमिंग ऑन मोबाइल एंड कंज्यूमिंग डेटा, फिर भी एक लीनियर एक इक्वेशन बन सकता है। बट ये जो नॉन लीनियर ग्रोथ आ सकता है इंडस्ट्री में बिकॉज ऑफ न्यू वेज ऑफ मोनेटाइजिंग, ये बहुत ही ज़बरदस्त है एंड वी कांट प्रिडिक्ट दैट फ्रैंकली स्पीकिंग। तो यहाँ पर कुछ कुछ बातें मेंशन की गई है कि कौन सा सेगमेंट वैल्यू एडेड के अंदर में एंसिलरी में कौन इस पर स्ट्रांग है। जैसे होम इंटरटेनमेंट के अंदर में 10 ये बहुत अच्छा चार्ट बनाया, आई थिंक एम्बिट ने बनाया, बहुत ही प्यारा चार्ट बनाया। 10 इसका करेंसी क्या है, हाँ यूएस डॉलर, 10.3 बिलियन यूएस डॉलर होम इंटरटेनमेंट है, जो कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का जो रेवेन्यू है वो 2.3 है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है 21.8 हो जाएगा और टेलीकॉम रेवेन्यू 7.2, और इसमें सबसे बड़ा कौन है, जियो। तो ये पूरा ग्रोथ के अंदर में जियो को बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्लाउड सर्विस और डेटा के अंदर में एयरटेल बड़ा है, तो ये ग्रोथ जो होगा 0.2 से 2.8 में एयरटेल को फायदा मिलेगा। सो इस तरह से ना एक एक सेगमेंट वाइज कौन किस में स्ट्रांग है वो मेंशन किया हुआ है, और जैसे जैसे ग्रोथ होगा वैसे वैसे किसको बड़े बेनिफिट मिलेगा, ये बहुत ही प्यारा है। सी इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से दैट जियो बेटर है कि एयरटेल बेटर है। आई थिंक दोनों ही अपने लेवल पे, बिकॉज ये लिटरली डुओपोली है। वीआई भी आ गया है, बट ऑब्वियसली वीआई इज नॉट एज ग्रेट विज अदर टू। तो अगर मुझे इन्वेस्ट करना तो मैं तो तीनों में से जिसमें मुझे मोमेंटम दिखेगा मैं तो उसी में इन्वेस्ट करूंगा। अच्छा, अब चलते हैं कि इस बजट के अंदर में क्या बातें हुई है जो इस सेक्टर को बेनिफिट कर सकता है। तो पहला, कस्टम ड्यूटी बढ़ा है 10 से 15%। इससे क्या होगा, जो ये एंसिलरी जो मैन्युफैक्चरिंग, जो टेलीकॉम इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग वाला काम है ना, वो इंडिया में हो जाएगा, वो बहुत अच्छा हो गया। और दूसरा क्या हुआ है कि मोबाइल फ़ोन्स जो कि सबको यूज़ करे, स्मार्टफोन सबको यूज़ करे, उसका दाम बढ़ा दे, तो 20 से 15% हो गया। इससे क्या है, मोबाइल फ़ोन थोड़े सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम तो हम लोग इंपोर्ट ही कर रहे हैं अभी भी चाइना से, तो इंपोर्ट कर रहे हैं तो सस्ता हो जाएगा तो और लोग यूज़ करेंगे। जितना मोबाइल फ़ोन यूज़ होगा उतना डेटा कंज्यूम होगा, उतना ही इस इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा। तो सर्विस प्रोवाइडर का मोटा मोटी स्टॉकेज से ही मैंने डेटा लिया है, तो मैं आपको यहाँ पर स्नैपशॉट दे रहा हूँ, बट आप स्टॉकेज का जो नया वाला वर्जन है वहाँ जाके आप ये देख सकते हैं web.stockage.com में। तो सर्विस प्रोवाइडर में टेलीकॉम में ये सारे लोग हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें मेजरली एयरटेल है। एयरटेल जो है वो काफ़ी स्प्रेड है, अलग अलग कंट्री में भी ऑपरेट करता है। इंडिया 67% रेवेन्यू है, 30% अफ्रीका से और 3% अदर है। और एयरटेल 48% ओन करता है इंडस टावर्स में, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है कंपनी। जियो डिजिटल लाइफ जो कि डायरेक्टली लिस्टेड नहीं है, रिलायंस के थ्रू लिस्टेड। इनफैक्ट रिलायंस है 67% स्टेक, और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स के पास 18% है, प्राइवेट इक्विटी के पास 9% है। और जियो का जो रेवेन्यू है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का 11% रेवेन्यू है। तो अगर आपको जियो में इन्वेस्ट करना है तो अभी आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आप रिलायंस के थ्रू ही करना होगा। बाय द वे, इसका आईपीओ आने की बात चल रही है, ओके, तो इसका भी आईपीओ आ सकता है। वोडाफोन तीसरे नंबर पे है। ये लोग आईओटी में बहुत स्ट्रांग है। देखिए, हर कंपनी अपने आप में कुछ ना कुछ तो कर ही रही है, ऐसा नहीं है कि उसका मैनेजमेंट स्ट्रगल कर रहा है तो स्ट्रगल ही करता रहेगा। इसका जो आईओटी पेनिट्रेशन है वो अच्छा है, और कुछ कुछ रीजनल सर्कल्स में बहुत है, जैसे बॉम्बे, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कलकत्ता, इन सब जगह ये स्ट्रांग है। और इसके पास सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम होल्डिंग्स है। जियो और उन सब के मुकाबले भी ना वोडाफोन में सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम होल्डिंग है। तो ये कंपनी बंद नहीं होने वाली है भाई। इसका वैल्यूएशन देखो, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ऐसा थोड़ी ना कि ये कंपनी दाम हो सकता है 16 रुपया है, बट 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। भारतीय हेक्साकॉन एक कंपनी है, इसमें भारतीय ही 70% स्टेक ओन करती है। ये कुछ कुछ रीजन का राइट्स ओन करती है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, और राजस्थान 40% है, 35 बाकी 35% फ्रॉम ऑल अदर। तो ये भी एक सर्विस प्रोवाइडर ही है। और अगर आप पता इसको मर्ज नहीं हुआ भारती के साथ में, भारती ने इसको अलग रखा है। तो अगर आप खाली उस रीजन पे एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो ये कंपनी देख सकते हैं। इंडस टावर एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि टावर्स बनाता है, और इसमें पहले वोडाफोन का भी स्टेक था, अभी एयरटेल ने पूरा स्टेक ले लिया इसका, वोडाफोन का भी। और ये कंपनी क्या करती है, ये टावर बनाती है और टावर शेयर भी करती है या टर्न की बेसिस पे बना के दे देती है।
इसका जो रेवेन्यू है, मेन रेवेन्यू तो भारती और वोडाफोन से ही आता है, और जो कि 80 to 85% ऑफ द रेवेन्यू है। तो अगर आप प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं कि मैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर में नहीं इन्वेस्ट करूंगा, मैं एंसिलरी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा, देन इंडस टावर कुड बी अ वेरी गुड बेट एट दिस मोमेंट। ये कुछ स्नैपशॉट ऑफ द नंबर देखें। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो आरपू है ना, ये आरपू ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हेक्साकॉम का आरपू ग्रो कर रहा है, भारती का आरपू भी ग्रो कर रहा है, ऑल्दो पिछले साल में थोड़ा कम ग्रोथ हुआ, मेन ग्रोथ हुआ था इनका FY23 में। जियो का भी ग्रोथ हो रहा है बट थोड़ा स्लो पेस में। वोडाफोन का डी ग्रोथ हुआ, तो ये चिंता की बात है वोडाफोन के साथ, बट बिरला जी लगे हुए हैं, कुछ तो इसको सॉल्व कर ही देंगे, और इस पर तो गवर्नमेंट भी है अब तो वोडाफोन में, है ना। क्या क्या ट्रिगर्स हैं? भारती का ट्रिगर है कि भाई नॉन मोबाइल रेवेन्यू पे वो काफ़ी स्केल कर रहा है, जैसे घर घर जो पहुंच रहा है, और बिजनेस रेवेन्यू है तो उससे उसका काफ़ी दिखेगा। भारती हेक्साकॉन जो है वो टेली डेंसिटी बढ़ा रहा है, 4G को लेके आ रहा है। अभी 4G उसके पास नहीं है, तो वो सब सिटीज स्टेट्स में जहाँ पर वो है वहाँ 4G लेके आएगा। वोडाफोन के अंदर में सब्सक्राइबर लॉस जो हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करना, और गवर्नमेंट काफ़ी चाह रही है कि भाई ये सर्वाइव कर जाए, बिकॉज डुओपोली हो जाएगा विच इज़ नॉट गुड फॉर एनी इंडस्ट्री। रिलायंस जो है वो, रिलायंस का जियो का IPO लेके आने वाला 2025 में, तो वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा पूरे इंडस्ट्री के लिए। और इंडस टावर जो है वो नए नए टावर ऐड करता जा रहा है, और लेटेंसी और टेनेंसी पे कांस्टेंट फोकस है। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर में HFCL, बोंडाडा इंजीनियरिंग, GTL इंफ्रास्ट्रक्चर और विद्या टेलीलिंक, ये 4 कंपनीज है। ये मोटा मोटी आप मान लीजिए फाइबर बनाने में या EPC कॉन्ट्रैक्ट बना के काम करने में, ये सब में इन्वॉल्व है। HFCL तो मेनली फाइबर वाली कंपनी है, जो कि सप्लाई करती है टू मेजर कंपनीज, और रिलायंस ऑब्वियसली मेजर। HFCL एक्चुअली डिफेंस और रेलवे के ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट करती है। बोंडाडा ग्रुप अगेन EPC सर्विसेज, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के वर्क में है। ये सब एंसिलरीज हो गई, मेन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, और ये उनके सर्विस प्रोवाइडर्स में आ गए। GTL इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन ऑपरेट्स वायरलेस टेलीकॉम ऑपरेटर, और दे प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क सर्विसेज एज वेल एज प्रोडक्ट्स टू ऑल दी सर्विस प्रोवाइडर। और विद्या टेलीलिंक भी जो है वो EPC और फाइबर ऑप्टिक वगैरह के अंदर में इन्वॉल्व है। तो इन सब का डिटेल आप उनके वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट की एक कंपनी ITI लिमिटेड, आपने सुना होगा, बहुत ही लो फ्री फ्लोट है। वो जनरली गवर्नमेंट अपने काम के अंदर में इनको यूज़ करते हैं, विच इज़ टेलीकॉम के लिए भी, डिफेंस के लिए भी आजकल यूज़ हो रहा है। इनफैक्ट जो स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बिकॉज देयर इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर, तो स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट चाहता है कि वही बनाए, वो किसी और से ना ले, उसके लिए गवर्नमेंट ITI को यूज़ करती है। और MTNL मोस्टली अपना काम जो है वो ITI को देता है। तेजस नेटवर्क, जो कि विजय केडिया साहब का फेमस कंपनी है, बहुत ही प्यारी कंपनी है उनकी, ये R&D में ज़्यादा इन्वॉल्व है। वो वायरलेस नेटवर्किंग के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और इनके सर्विस, इनके क्लाइंट टिपिकली इंडिया के अंदर में ये सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, प्लस ऑब्वियसली ये एक्सपोर्ट का भी कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल के अंदर में इनका ऑर्डर बुक जो है 263 करोड़ है, और इंडिया के अंदर में इनका ऑर्डर बुक है तकरीबन 8000 करोड़। ये जो कंपनी है तेजस नेटवर्क, ये पेनाटोन फिनवेस्ट, जो कि टाटा सन्स की सब्सिडरी है, उसका पार्ट है। तो ये हो गया हमारा मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेलीकॉम सेक्टर। मुझे तो बहुत मज़ा आया अंडरस्टैंड लेके, आपको ये मज़ा आया होगा, आप लास्ट तक रुके हैं तो ऑब्वियसली आपको मज़ा आया होगा। अब पैसा कैसे कमाएं, हाँ, मेन जो मुद्दा है पैसा कैसे कमाएं। देखिए, पैसा कमाने का तो एक ही तरीका है, जो मैंने आपको हर बार बोला, इन्वेस्टमेंट थीम हमारा जो वॉच लिस्ट है ट्रेडिंग व्यू में, इसमें मैंने इसको भी ऐड कर लिया है। देखिए, बहुत अच्छा वर्क किया है वैसे, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं ना स्टार्टिंग से, तो आपने देखा होगा कि थिंग्स आर वर्किंग सो वेल। द इन्वेस्टमेंट थीम, जो स्टॉक्स से मोमेंटम आता है वो मोमेंटम चलता है। जैसे अपन लोगों ने रीसाइक्लिंग पे किया था, अब आप देखिए रीसाइक्लिंग के सारे स्टॉक्स कितने ज़बरदस्त चल रहे हैं आफ्टर वी हैव रिकॉर्डेड। FMCG अपन लोगों ने रिकॉर्ड किया था, तब तो कोई भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा था, अपन लोगों ने डिस्कस किया, उसके बाद FMCG भी काफ़ी चले। तो कैसे ट्रेड करना, कैसे इन्वेस्ट करना, ये मैं आपको बताता हूँ, और क्योंकि मैं मोमेंटम इन्वेस्टर हूँ तो मैं अपने अंदाज से आपको बताऊँगा कि मैं क्या करूँगा। तो पहली बात, मैं ये सारे स्टॉक्स को यहाँ पर वॉच लिस्ट पे डाल रखा हूँ, और मैं इसको ऑब्जर्व करूँगा, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, GTL इंफ्रा। तो GTL इंफ्रा जो है, इसका फंडामेंटल देखें यहाँ पे। बाय द वे, ये मैं टेम्पलेट और सब चीज़ का लिंक दे दूँगा आपको, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। आई बिलीव इन शेयरिंग ओपनली विद पीपल हु वांट टू लर्न। तो GTL इंफ्रा का देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ, अभी RS मेरा पॉजिटिव है, RSI 50 के आसपास है। तो और यहाँ पर ये अपने
सपोर्ट जोन के पास में यहाँ पर दिख रहा है मुझे, ये देखिए एक जोन है, यहाँ पर आ गया है, तो प्रॉब्ली इसके अंदर में थोड़ा लिया। वैसे मैं एक बात बताता हूँ, ये जितने भी थीम्स है ना, इन थीम्स में 2-2 3-3 स्टॉक पकड़िए और एक अपना बास्केट बना लीजिए 15-20 स्टॉक का, और बस उन पे ही फोकस कीजिए। ये मुझे लगता है बेस्ट तरीका है। आपको किसी का स्टॉक टेप, किसी का कुछ का रिक्वायरमेंट नहीं है, यहीं से आपको स्टॉक मिल जाएंगे, बस इनको आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। ये देखिए विद्या टेलीलिंक, कितना प्यारा चार्ट, RS पॉजिटिव हुआ, RS साई भी ऊपर है, ब्रेकआउट दिया है 2700 पे, 10% ऊपर है अभी खाली, तो ये इंटरेस्टिंग है, ये बेटर है, GTL इंफ्रा से बेटर है। आइडिया अभी देखिए मैं नहीं छूंगा, ये वीक है, इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल टू पुट योर मनी हेयर, उससे बेटर भी कई स्टॉक्स होते हैं। इंडस टावर देखिए चल गया है काफ़ी, यहाँ से उसने चाल चालू की थी 185, ऑलरेडी ये 427 हो गया, तो थोड़ा हो सकता है ऐसे करेक्ट करे, यहाँ करेक्ट करे, लेकिन ओवरऑल ये ओवर बॉट है बट स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ITI मैं अवॉइड करूंगा बिकॉज लो फ्लोट स्टॉक है, तो आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स वे लो फ्लोट हो। अगेन बंडोडा जो है काफ़ी चल चुका है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो मैं अभी अवॉइड करूंगा। तेजस नेटवर्क इज़ इंटरेस्टिंग, ये मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है इसका, तो 1110 1111 के आसपास आए तो इसको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक ही है। रिलायंस तो खैर जब तक IPO नहीं आएगा रिलायंस जियो का, वाह भारती देखिए एवरग्रीन स्टॉक कब से चल रहा है ये, और ये कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा, तो बट महंगा है अभी, थोड़ा करेक्शन हो तो और बेटर रहेगा। भारती हेक्सा जो है इस पर मेरा कोई व्यू नहीं है, ऑल्दो इसने ब्रेकआउट दिया है इस हाई से, तो अगर ब्रेकआउट दिया है तो इस पर भी स्ट्रेंथ रख के ही काम करना है। HFCL, वाह दिस इज वेरी गुड चार्ट, ये बहुत ही प्यारा चार्ट है, देखिए ब्रेकआउट और स्ट्रेंथ, तो इस पे मैं काम करना चाहूँगा एंड सो ऑन। तो बेसिकली हर सेक्टर थीम में से या हर थीम में से 2-4 स्टॉक निकाल लीजिए जो अभी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है और उनमें पार्टिसिपेट करिए। ऐसे करेंगे तो 15-20 स्टॉक में आप पार्टिसिपेट करेंगे, 15-20 के अंदर हो सकता है 5-6 नहीं चले, 10-11 चलेंगे और आपको पैसा दे देंगे। यही थ्योरी मैं फॉलो करता हूँ, यही थ्योरी आप फॉलो करिए, बहुत पीसफुल थ्योरी है, बट उन्हीं में करिए जिसका थीम आप कन्विंस्ड हो रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ इसलिए मत कीजिएगा, थीम से आप कन्विंस्ड होइएगा उसके बाद करिएगा, वरना ये काम जो मैं आपको करने बोल रहा हूँ ये मत करिएगा। ऑलराइट, मज़ा आया, अच्छा लगा तो शेयर करेंगे ना लोगों के साथ में, यस शेयर इट विद एज मेनी पीपल। उससे क्या होगा, नॉलेज सबके पास जाएगी और सबको ये प्रोसेस समझ में आएगा कि कैसे थीम और ट्रेडिंग को रिलेट करके शेयर बाजार में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इस पर सबसे बड़ा बात क्या है पता है, कि जब बाजार खराब होगा कोई दिन और ये स्टॉक गिरेंगे, आपके पास कन्विक्शन रहेगा इनको होल्ड करने का, या नीचे गिरेंगे तब आपको ऑल लेने का अपॉर्चुनिटी दिखेगा, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, अपना ध्यान रखिए और इंडिपेंडेंट बनिए शेयर बाजार में, टिप वालों से दूर भागिए। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद।